नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके स्टेट बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो नंबर ऑफ अर्ग्स कंटेन्ड इन 1 जूल। तो 1 जूल में आपको बताना है कितने अर्ग होते हैं। ठीक है, तो जूल का मतलब क्या होता है। जूल का मतलब अगर आप देखेंगे तो ये होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, और अर्ग एक और यूनिट है, सीजीएस यूनिट है वर्क की या एनर्जी की, और इसको क्या कहते हैं तो ये होता है डाइन और डैश सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं तो 10⁵ डाइन होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 10⁻7 आ जाएगा। इसका मतलब 1 जूल में 10⁻7 अर्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो सी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। सेकंड में कहा गया ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस। तो देखिए आपको भी बताया था न्यूटन मीटर होती है एक यूनिट, ये किस में होती है, ये एमकेएस में होती है। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, जूल भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए सीजीएस यूनिट क्या होती है तो न्यूटन को कन्वर्ट कर दीजिए डाइन में। ठीक है, और मीटर को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, सेंटीमीटर में। तो डाइन डैश सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया नंबर ऑफ जूल कंटेन्ड इन 1 किलोवाट आवर। अब देखिए 1 किलोवाट आवर में आपसे पूछा गया कितना जूल होता है। ठीक है, तो किलोवाट आवर आप सोच रहे होंगे किसकी यूनिट है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की कॉमर्शियल यूनिट होती है। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है तो 1 किलोवाट आवर में अगर आप देखेंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं, 10th क्लास में ये चीज बताई जाती है। नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो देखिए डिस्टेंस मतलब आप इसको डी से रिप्रेजेंट कर लीजिए, कितना मीटर चल रही है बॉडी, 10 मीटर चल रही है। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 5 न्यूटन। तो फोर्स कितना दिया गया है, 5 न्यूटन दिया गया है। इसके बाद वर्क जो हुआ 25 जूल का हुआ, तो वर्क लिख लीजिए कितना है, 25 जूल है। क्या कहा गया है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फोर्स मतलब थीटा आपको चाहिए, क्या होगा। तो देखिए वर्क का सिंपल फॉर्मूला यूज करिए। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, वर्क कितना है, वर्क है 25, फोर्स कितना है, फोर्स है 5, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 है, इंटू क्या कर दीजिए कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 10 जा 50 हो जाएगा, 50 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो आ जाएगा 25/50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2। और कॉस थीटा की वैल्यू कब 1/2 होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी डिग्री, तो 0 1/2 1/2 होता है 30 डिग्री साइन थीटा में और 60 डिग्री हो जाएगा कॉस थीटा में। तो यहाँ पर 60 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। द रेट एट विच द वर्क इज डन। तो टाइम रेट बताना है। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहा जाता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, इसको कहते हैं पावर। ठीक है, तो पावर बोले या पावर बोले यही इसका सही आंसर है। और इसकी यूनिट याद रखिएगा, वॉट जो है वो इसकी यूनिट होती है। एक और यूनिट याद रखिएगा, हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो 746 वॉट होते हैं। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहा गया अ ब्लॉक ऑफ मास 50 kg जस्ट स्लाइड्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो देखिए फिर से वही काम करेंगे, पहले मास लिख लेते हैं, कितना दिया है, मास दिया 50 kg। ठीक है, कितना डिस्टेंस चल रही है बॉडी, तो 1 मीटर चल रही है, स्लाइड 1 मीटर हो रही है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू की वैल्यू दे दी गई 0.2। आपको क्या बताना है, वर्क बताना है डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वर्क जो हुआ अगेंस्ट फ्रिक्शन वो आपको बताना है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर फोर्स तो दिया नहीं है, तो फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए। ठीक है, म्यू आपको कितना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.2, मास आपको कितना दिया है 50 दिया है, ग्रेविटी कितनी है 9.8 होती है, डिस्टेंस क्या है 1 है। अब आप चाहें तो इसको आसानी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो 50 इंटू 2 करेंगे तो 100 हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू 9.8 आ जाएगा। 10 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा, 98 जूल विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को देखिए हम लोग अच्छे से सॉल्व करके ही आपको बता रहे हैं, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन ठीक से समझ में आ जाए और उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव ऑन अ बॉडी। अब देखिए वर्क पॉजिटिव कब होगा, देखिए 3 तरीके के वर्क हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। तो जीरो की कंडीशन क्या होती है, जीरो की कंडीशन होती है कि वर्क और फोर्स मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो हो
वो आपस में क्या हो, दोनों परपेंडिकुलर हो। पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। और निगेटिव कब होगा, तो निगेटिव मेनली आप देखेंगे तो 180 डिग्री, यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव पूछा गया है तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, 0 डिग्री पे पॉजिटिव होगा। क्योंकि देखिए हर चीज डिपेंड कर रही है कॉस थीटा पे। अब अगर कॉस थीटा पे डिपेंड कर रही है तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है 1, तो पॉजिटिव वर्क आ जाएगा। तो 0 से 90 डिग्री पूरे में क्या आएगा, पॉजिटिव वर्क आएगा। लेकिन 90 डिग्री पे क्या आएगा, 90 डिग्री पे आ जाएगा 0 डिग्री, 0 वर्क आ जाएगा। और अगर 90 डिग्री से ऊपर आप चले गए तो जो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी, तो वर्क कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए निगेटिव वर्क इसमें से कौन से केस में होगा, तो 180 डिग्री में जो वर्क होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया है। अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 30 ग्राम, ठीक है। तो मास दिया है 30 ग्राम, तो पहले मास को 30 ग्राम है, इसको ग्राम में चाहे तो रखे रहने दिए, बाद में देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। और कहा गया है कि जो पार्टिकल है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है कुछ इस तरीके से, तो x की वैल्यू दी गई है 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, ठीक है। और आपसे पूछा गया वर्क डन जो हो रहा है वो 4 सेकंड में वर्क डन कितना हो जाएगा, तो 4 सेकंड में आपको वर्क डन बताना है क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि इस मास को कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं जूल, मास को ग्राम में दिया तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन थोड़े से उस तरीके से दे दिए, हम आपको पहले सोल्यूशन बताते हैं कैसे किया जाएगा। तो पहले आपने देखा मास को कन्वर्ट करेंगे 30 ग्राम को किलोग्राम में, तो ये आ जाएगा 30/1000 हो जाएगा। ये 2 जीरो कट गए, यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो ये हो जाएगा 0.03 kg आ गया। ये आपके पास क्या हो गया, मास हो गया। आपको निकालना क्या है, वर्क निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एफ डॉट डी एस या एफ डॉट डी एक्स बोल सकते हैं, छोटा सा वर्क मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फोर्स के लिए आपको मास पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। मास तो आपको पता है 0.03, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, डी एक्स से एक और बार मल्टीप्लाई कर देना है, ये डी डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब पहला काम ये करिए कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करिए एक्स को, तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो पहले एक बार करते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी टी से तो मिल जाएगी वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा 3, इसका डिफरेंशिएशन 4t स्क्वायर का हो जाएगा -8t, ठीक है। और यहाँ पर t क्यूब है तो हो जाएगा 3t स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, dx अपॉन dt हो गया। तो देखिए यहाँ से आप चाहें तो dx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो dx क्या मिल जाएगा, इसमें पूरे में अगर dt मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को dx मिल जाएगा। फिर क्या करना है, इसके बाद देखिए एक और काम ये करना है कि dx अपॉन dt तो आ गया, फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे निकालते हैं अब डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए कैसे निकलेगा, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -8 और इसका हो जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 60 और माइनस क्या हो जाएगा 8t का हो जाएगा 8, तो 60 - 8 हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू की वैल्यू अगर देखी जाए तो 0.03 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 - 8 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx है, अब dx की क्या लिख सकते हैं, dx की जगह लिख सकते हैं 3t स्क्वायर, ठीक है, -8t लिख सकते हैं, +3 लिख सकते हैं, और साथ ही साथ dt भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया किसकी वैल्यू, ये आपकी आ गई डी डब्ल्यू की वैल्यू। और देखिए टाइम आपको कहाँ से कहाँ दिया है, फर्स्ट 4 सेकंड, तो पहले 4 सेकंड में आपको चाहिए तो इंटीग्रेट कर दीजिए पूरे को, तो इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। डी डब्ल्यू 0.03 यहाँ रहेगा, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको सबसे मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको सबसे मल्टीप्लाई करिए, आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको आप पूरा आप इसके बाद कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, देखिए क्या करना होगा, 0.03 तो पहले बाहर हो जाएगा, ठीक है। 60 जो है उसको पहले 3t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18t का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फिर 60 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 48 हो जाएगा, 48t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 18t। इसके बाद आते हैं तो 8 3 24, तो -24t स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से क्या करिए, सबको मल्टीप्लाई करते चले आइए, फिर इंटीग्रेट करिए, और फिर इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक। तो बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको आप करिएगा। ऑप्शन शायद इसमें आपको ना मिले तो आप वो अपने आंसर को मान लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एमसीक्यू में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स देखिए दिया गया है आपको, और साथ ही साथ मास दे दिया गया है, डिस्प्लेसेस अ बॉडी फ्रॉम
0 to 5 मीटर द वर्क डन इन जूल इज। इसमें भी देखिए सेम वही काम करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक अच्छा काम ये कर दिया है कि फोर्स की वैल्यू आपको दे दी गई है। ठीक है, तो करना क्या है, वर्क का आपको फॉर्मूला पता है, फोर्स डॉट dx होता है, छोटा सा वर्क है dw। अब देखिए फोर्स आपको कितना दिया है, फोर्स दिया है 7, ये है 7 माइनस 2x प्लस 3x²। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दिए, डॉट dx कर दीजिए, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर दिए। देखिए इसमें मास आस का कोई काम ही नहीं था, इंटीग्रेट आप कहाँ से कहाँ तक कर देंगे, 0 से लेके 5 मीटर तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, तो सबसे पहले 7 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 7x, ठीक है, माइनस इज यार 2 था तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, और यहाँ पर 3 है, x² है तो हो जाएगा 3x³ ठीक है। अब यहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 5 तक इसकी लिमिट है। अब आप यहाँ से 3 काट दीजिए, 2 और 2 काट दीजिए, अब एज इट इज उसको रख देंगे। तो क्या करना है, 7 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस क्या है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर तो -25 हो जाएगा। ठीक है, x³ है तो 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, तो यहाँ पर 125 यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, और यहाँ हो जाएगा 25 और ये 100 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 100, तो 135 विल बी द करेक्ट आंसर। तो 135 जूल वहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन था, हालांकि गलत हो गया है टैप। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, 10th क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, इट इज इजियर टू ड्रॉ अ वुडन ब्लॉक अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन। तो देखिए इंक्लाइंड प्लेन जब होता है, ठीक है, तो वुडन ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन से उठाना आसान होता है, लेकिन अगर नीचे से आप किसी ब्लॉक को उठा रहे हैं थोड़ा टफ होता है। क्यों? क्योंकि जब इंक्लाइंड प्लेन से उठाते हैं तो क्या होता है कि केवल एक ही कंपोनेंट होता है, जो एक कंपोनेंट देखिए इसके वेट जो लग रहा होगा नीचे लग रहा होगा, तो एक कंपोनेंट इधर चला गया और एक कंपोनेंट इधर चला गया। अब ये वाला जो कंपोनेंट है नीचे जो गया है, ये तो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। तो आपको खींचना कौन सा कंपोनेंट है, केवल जो नीचे जा रहा था ये वाला कंपोनेंट, इसको खींचना होता है। तो केवल एक कंपोनेंट जो फोर्स का है वो आपको खींचना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सी हो जाएगा, ओनली अ पार्ट ऑफ वेट हैज टू बी ओवरकम। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। देखिए जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है और स्पीड कांस्टेंट है तो क्या चीज जीरो होगी, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं हो सकती है क्योंकि डायरेक्शन हर जगह चेंज होगा। फोर्स एक्ट्स अलोंग इट, बिल्कुल फोर्स तो एक्ट करेगा, तो नो नहीं हो सकता। वर्क जीरो होगा, बिल्कुल सही है, वर्क इसलिए जीरो होगा क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। 12th पे आते हैं, वर्टिकल प्रोजेक्टेड बॉडी हैज इट्स एनर्जी। अब देखिए वर्टिकल प्रोजेक्टेड बॉडी एक बॉडी है जो ऊपर की ओर जा रही है, तो इसकी एनर्जी आप देखेंगे तो किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है सारे पॉइंट्स पे। कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, 13th क्वेश्चन में कहा गया अ स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर हैज एक्सटेंशन 5 सेंटीमीटर। वर्क डन, देखिए वर्क डन आपको बताना है तो वर्क का फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, वर्क का फॉर्मूला। अब क्योंकि स्प्रिंग का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, स्प्रिंग का केस है, याद रखिएगा। ठीक है, तो स्प्रिंग के केस में जो वर्क होता है ये क्या हो जाएगा, हाफ के ब्रैकेट में x2² माइनस x1², ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू के आपको दिया था 800, तो इसको 800 एज इट इज उतार दीजिए। x2² मतलब हो जाएगा 15 का स्क्वायर, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइए, सेंटीमीटर को बाद में हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये न्यूटन पर मीटर में था, चाहे तो आप लोग इसको क्या कर लीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो के की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 8 न्यूटन पर सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि मीटर है 100 कर देंगे, 0 0 दोनों कट जाएंगे, तो 8 न्यूटन पर सेंटीमीटर आपका के बन जाएगा। तो 800 ना रख के आप 8 रखिए। ठीक है, x2² में करेंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, आपने सीधे सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, 200 आ जाएगा और ये 800 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 इंटू 8 इंटू 200। ठीक है, ऐसे आपका आ जाएगा आंसर। अब देखिए ये जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, अब ये जो आपका आंसर आएगा ये किस में आएगा, ठीक है, पहली चीज तो ये समझिए, ये आएगा न्यूटन सेंटीमीटर में। किस में आ जाएगा, न्यूटन डैश सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिए, हो गया 100 और 100 इंटू 8 हो जाएगा 800 न्यूटन डैश सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो अपॉन 100 कर दीजिए, तो 800 अपॉन 100 करेंगे तो 8 आ जाएगा न्यूटन डैश मीटर, और न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द
करेक्ट आंसर। थोड़े से कठिन क्वेश्चंस हैं, देखिए वर्क पर एनर्जी में आपको ऑब्वियस सी बात है कठिन क्वेश्चंस ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें फोर्स का भी कॉन्सेप्ट लग जाता है, मोशन का भी कॉन्सेप्ट लग जाता है, स्प्रिंग का भी कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। कोलिजन देखिए अब आ जाएगा, व्हेन टू इक्वल मासेस अंडरगो अ ग्लांसिंग इलास्टिक कोलिजन विद वन ऑफ देम एट रेस्ट आफ्टर द कोलिजन दे विल मूव। देखिए एक बॉडी जो थी ये रेस्ट पे थी, बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, बॉडी आके टकरा रही है, तो क्या होता है ये बॉडी इधर की ओर चली आएगी, दूसरी बॉडी इधर चली आएगी, दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यही चीज पूछी गई थी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 15th क्वेश्चन में आते हैं, बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली इन एयर। तो एयर में बॉल को क्या किया है, फेंका गया है। ठीक है, अब देखिए ऊपर जब फेंक रहे हैं तो क्या है, जब वो राइज होगी तो कौन सी एनर्जी उसकी बढ़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है। लेकिन याद रखिएगा पूरे पॉइंट पे अगर आप टोटल एनर्जी देखेंगे या मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे, वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तीनों बातें पता होनी चाहिए। 16th में आते हैं, द रेट ऑफ डैश ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय नेट फोर्स। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखिए वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का आप लोग ने फॉर्मूला सुना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के बराबर होती है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। 17th क्वेश्चन में आते हैं, द वर्क डन बाय फोर्स इज डिफाइंड टू बी द डैश ऑफ कंपोनेंट ऑन फोर्स ऑफ। देखिए पूछा क्या गया है, वर्क डन हो जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, तो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 18th क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कहा गया टू बॉडीज, दो बॉडीज हैं, एक ए है दूसरी बी है, मासेस का रेशियो दिया है 1:2, तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या दे दी गई, 1/2 दे दी गई। वेलोसिटीज दोनों की सेम है, इसका मतलब v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा, 1 अप हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m2 v2 स्क्वायर हो जाएगा। हाफ हाफ कट गया, देखिए m1 अपॉन m2 का रेशियो 1/2 है, ये भी कट जाएगा क्योंकि 1 1 था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19th है। ठीक है, 19th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो पहले काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p² अपॉन 2m। ठीक है, अब देखिए p क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम तो दोनों में क्या है, सेम है, तो इस पे तो डिपेंड नहीं करेगी काइनेटिक एनर्जी की, इस पे डिपेंड करेगी, तब तो मास पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब क्योंकि इनवर्स रिलेशन आपको मास में दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो रिलेशन दिखाई पड़ रहा है मोमेंटम के टाइम पे वो इनवर्स है, इसका मतलब जब मास ज्यादा हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। पूछा क्या गया है, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी जिसका मास क्या होगा, कम होगा, तो लाइट बॉडी विल बी द करेक्ट आंसर। स्टेशनरी बॉडी है उसके पास कौन सी एनर्जी हो सकती है, तो देखिए बॉडी अगर रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं हो सकती, तो कौन सी एनर्जी होगी, केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी। मोमेंटम भी अगर आप देखेंगे तो रेस्ट पे मोमेंटम जीरो होता है, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी इसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 21st क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मास और स्पीड दोनों को डबल कर दिया गया, काइनेटिक एनर्जी पूछी गई, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर है। अब देखिए मास को डबल कर दिया तो क्या करिए, 2m कर दीजिए, वेलोसिटी को डबल किया तो 2v का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये तो हाफ रहेगा ही रहेगा, ये आ गया 2 और ये आ जाएगा 4, तो 4 जाए 8 mv स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू हाफ mv स्क्वायर, तो कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, 22nd क्वेश्चन में कहा गया, वेट लिफ्टर लिफ्ट्स 300 kg फ्रॉम ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इन 3 सेकंड, द एवरेज पावर आपको बतानी है। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क जो होगा क्योंकि उठा रहे हैं हाइट पे लेके जा रहे हैं तो वर्क हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर, तो mgh फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, तो mgh अपॉन टाइम हो जाएगा। अब देखिए मास कितना है, मास है 300। ठीक है, अब ग्रेविटी आप देखेंगे, ग्रेविटी यहाँ पर कितनी है, तो नहीं दी हुई है, तो 9.8 ही आप लीजिए, चाहे तो आप 10 भी ले सकते हैं, आसपास आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 300 इंटू 9.8 हो गया, और हाइट कितनी दी है, 2 दी है, और टाइम कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, तो इसको आप क्या करिए, इससे कट कर लीजिए तो 100 हो जाएगा, 100 इंटू 2 200 हो जाएगा, 200 2000, मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे 1960 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, 1960 वाट आपका आंसर ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे, आंसर वही आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 23rd क्वेश्चन देखिए, 23rd क्वेश्चन में क्या कहा गया, 23rd क्वेश्चन जो है
ठीक है। ये कह रहा है इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, तो इलास्टिक कोलिजन में आप देखेंगे तो मोमेंटम तो कंजर्व होता ही होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है इलास्टिक कोलिजन में, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। इन इलास्टिक में क्या होता है, तो इन इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। दोनों बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24th क्वेश्चन में आते हैं। 20 kg मास, अब देखिए एक बॉल है, कितने केजी की है, 20 kg की बॉल है और ये मूव कर रही है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी। कोलाइड्स विद, अब देखिए ये कोलाइड हो रही है, कितने केजी बॉल रखी थी यहाँ पे, 30 kg बॉल एक रखी थी और इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। इफ द बोथ ऑफ देम कोलैप्स, अब देखिए इसके बाद जो कंडीशन हुई क्या हुई कि दोनों बॉडी ऐसे चिपक गई और चिपक होके अब वो दोनों साथ में चल रही हैं ऐसे। अब जब दोनों बॉडी चिपक गई तो दोनों का इक्विवेलेंट मास मतलब दोनों का कंबाइंड मास क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दें तो 20 प्लस 30 मतलब 50 kg हो जाएगा। ये आपको वेलोसिटी बतानी है। तो देखिए फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 50 इंटू वी हो जाएगा, तो 50 इंटू वी आपका हो गया फाइनल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम क्योंकि इसी बॉडी में है, इस बॉडी का मोमेंटम तो 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 6 हो जाएगा। तो 20 इंटू 6 को 50 इंटू वी के बराबर कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो कैसे, ये दोनों कट गए, 6 2 12/5, 12/5 आ जाएगी आपके पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 2.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 25th क्वेश्चन पे आते हैं। बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम, देखिए सिंपल पेंडुलम अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का होता है। ये बॉब, इसको जो बॉल होती है ना, इसी को बॉब कहते हैं। अब ये ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, लेकिन आप कुछ टाइम बाद क्या देखते हैं, इसका ऑसिलेशन धीमे होता चला जाता है और कुछ टाइम पर वो आके रुक जाता है। ठीक है, क्यों रुक रहा है, क्योंकि एयर में क्या है, फ्रिक्शन है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अच्छा, इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा, इसका टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। ठीक है, जहां पर एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है, जी क्या है, ग्रेविटी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 26th क्वेश्चन में कहा गया टू बॉडीज ए एंड बी हैव सेम मासेस, मासेस सेम था लेकिन वेलोसिटी का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया था, हाफ mv² होता है। तो काइनेटिक एनर्जी मास पे भी डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे भी, क्योंकि मास कांस्टेंट है तो इस पे डिपेंड नहीं करेगी, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, इसको क्या कह सकते हैं, v1² अपॉन v2² कह सकते हैं। और v1 अपॉन v2 का रेशियो दिया है 2/1, तो 2/1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 4:1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही है, तो सी, मतलब ये जो बी ऑप्शन है यही इसका सही है। थोड़ी सी ऑप्शन में गलती हो गई है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है वी सी दैट इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देयर इज नो वर्क डन इवन द फोर्स इज लार्ज। देखिए आप कितना भी फोर्स लगा दीजिए, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 है। क्यों, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा तो वर्क भी 0 हो जाएगा। दस व्हेन यू पुश हार्ड अगेंस्ट द रिजिड ब्रिक वॉल, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग मान लीजिए कोई भी एक दीवार है, दीवार को हम लोग धक्का दे रहे हैं तो फोर्स तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन क्या दीवार मूव कर रही है, नहीं मूव कर रही है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन सही है, तो बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया फॉर द ब्लॉक मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। देखिए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है इस तरीके की, मान लीजिए, और एक ब्लॉक जो है वो आगे चल के ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या कहा गया, नीचे जो फोर्स लग रहा है वो mg है और बॉडी आगे की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर बताना है डज नो वर्क। अब देखिए वर्क जो होगा ग्रेविटी फोर्स की वजह से वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो फोर्स लग रहा था नीचे और वर्क जो बॉडी मूव कर रही है वो आगे, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब क्योंकि एंगल दोनों के बीच का 90 डिग्री है इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 29th क्वेश्चन में कहा गया इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज डैश देन द वर्क इज नेगेटिव। तो अभी हमने आपको बताया था नेगेटिव वर्क डन कब होता है, 180 डिग्री पे नेगेटिव वर्क डन होगा। 30th क्वेश्चन में कहा गया वर्क एंड एनर्जी हैव सेम डायमेंशन। अब देखिए डायमेंशन की बात अगर करी जाए तो ऐसे निकालिए, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2 होता है। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, l होता है। तो क्या हो जाएगा डायमेंशन, ml²t-2 इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। 31st क्वेश्चन में कहा गया काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल सही है। देखिए कोई भी एनर्जी होगी तो कैसी क्वांटिटी होगी, वो स्केलर क्वांटिटी होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज अ मेजर ऑफ वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स डैश। तो वर्च्यू किसका वर्च्यू होना चाहिए, वर्च्यू ऑफ मोशन।
ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किससे आती है, वर्च्यू ऑफ मोशन से आती है। वर्च्यू ऑफ पोजीशन से जो आती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। 32nd क्वेश्चन में कहा गया न्यूटन्स डैश लॉ इज रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स। तो आपको पता होगा फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। आया कहाँ से, ये तो आया सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, तो यहाँ पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 33rd क्वेश्चन में आते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर 2 और 3 डायमेंशंस इज अ वेक्टर फॉर्म वेयर वर्क एनर्जी थ्योरम इज अ स्केलर फॉर्म। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो एक स्केलर फॉर्म है, लेकिन न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, चाहे वो 2D में देखा जाए 3D में देखा जाए, तो वेक्टर फॉर्म है। बिल्कुल सही बात है, ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा, मतलब ये बात बिल्कुल सही है। 34th क्वेश्चन में आते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स सच एज ग्रेविटी। अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्स जैसे आपका ग्रेविटी हो गया, तो वर्क डन जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ द वर्क डन और द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन दी अदर, यहाँ डिड नहीं होगा, डिड डिपेंड या डिपेंड ऑन दी अदर फैक्टर सच एज वेलोसिटी। अब देखिए जैसे अगर कोई भी ऐसा वर्क डन है या काइनेटिक एनर्जी है जो पाथ पे डिपेंड कर रहा है या वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब जो फोर्स लग रहा था वो कंजर्वेटिव नहीं था। कैसा फोर्स था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल याद रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। 36 पे आते हैं, द स्प्रिंग फोर्स। अब देखिए स्प्रिंग फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है, तो कंजर्वेटिव है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो वर्क डन होगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा। और अगर दोनों पॉइंट सेम हो गए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इन एन आइडियल स्प्रिंग द स्प्रिंग फोर्स एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, हुक्स लॉ है ये। ठीक है, तो यहीं से पता चलता है कि जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट के वो प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। 38th क्वेश्चन पे आते हैं। 38th क्वेश्चन में कहा गया, द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन साइक्लिक प्रोसेस। तो हमने अभी आपको बताया था स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स में, और क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, दोनों पॉइंट अगर सेम हो गए तो वर्क डन, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा था, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। आप देखिए यहाँ पर k अपॉन m की आपसे पूछी गई डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, तो k क्या है, तो इसके स्प्रिंग कांस्टेंट, और m क्या है, मास है। तो देखिए बहुत सिंपल है निकालना, कैसे निकालेंगे, f का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, f इज इक्वल टू kx होता है। क्या होता है, kx होता है। यहाँ से अगर आप k की वैल्यू निकालें तो k क्या आ जाएगा, f अपॉन x हो जाएगा। f क्या है, m l t माइनस 2 है। ठीक है, x क्या है, l है, ये और ये कट गया, तो k का डायमेंशन क्या आया, k का डायमेंशन आया एम टी माइनस 2, तो ये हो जाएगा एम टी माइनस 2 अपॉन, ये नीचे भी मास है तो ये भी मास हो जाएगा, एम कट गया, आंसर क्या आ गया, टी की पावर माइनस 2, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। 40th क्वेश्चन में आते हैं, नॉट ऑल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। देखिए सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं होते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया, स्टेटमेंट 1 दिया है, टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन देन द हीट रिलीज इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। बिल्कुल सही बात है कि अगर रिएक्टेंट के पास जो टोटल एनर्जी है वो ज्यादा है और प्रोडक्ट के पास जो एनर्जी है वो कम है, तो क्या मतलब हुआ कि हीट रिलीज हुई, और हीट रिलीज हुई तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। 10⁻⁷ होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहा गया, स्टेटमेंट 2 कह रहा है, इफ रिवर्स इज ट्रू, मान लीजिए इसी का उल्टा सही होता तो क्या होता, हीट एब्जॉर्ब होती। ठीक है, और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कोल कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड अ केजी ऑफ इट व्हेन बर्न्ड रिलीजेस, इतना एनर्जी रिलीज करता है अगर कोयले को जलाया जाए, और कितना कोयला जलाया जाए, 1 kg कोल को जलाया जाए। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। 42nd क्वेश्चन में आते हैं, डैश एनर्जी इज एसोसिएटेड विद फोर्स दैट गिव राइज टू स्टेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। देखिए कौन सी ऐसी एनर्जी है जो रिलेटेड है या जो जिससे किससे एसोसिएटेड है, तो ऐसे फोर्स से एसोसिएटेड है जो किसको राइज, जो मतलब किस चीज को स्थापित कर रहा है, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है सब्सटेंस को, तो ये है केमिकल एनर्जी। विच साइंटिस्ट शोड दैट मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। देखिए बहुत आपको सुना होगा आप लोग ने फॉर्मूला E = mc² का, आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट।
44th में आते हैं, इन फिजन अ हेवी न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम। अब देखिए कौन, यहाँ पर तो यूरेन जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है उसमें क्या है, जो यूरेनियम है वो क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। अब जो स्प्लिट होता है वो दो या दो से अधिक न्यूक्लियाइज में स्प्लिट हो सकता है। अब ये जो स्प्लिट होता है वो किसके बॉम्बार्डमेंट से स्प्लिट होता है, मतलब कोई चीज बॉम्बार्ड करी जाती है और वो क्या है, न्यूट्रॉन है। तो देखिए न्यूट्रॉन को जब इस एलिमेंट पे बॉम्बार्ड करते हैं तो ये जो न्यूक्लियाई है क्या होता है, दो या दो से अधिक छोटे छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, याद रखिएगा क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए क्या कहा गया, पावर लाइक वर्क एंड एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, ठीक है, ये सब की सब कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इट्स डायमेंशन आर डैश। अब देखिए आपसे मेनली डायमेंशन किसकी पूछी गई, पावर की पूछी गई है। ठीक है, पावर की डायमेंशन पूछी गई है क्योंकि देखिए उसी की आपको एसआई यूनिट भी वॉट दी है। पावर का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क क्या कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दीजिए। अब देखिए फोर्स का पता होना चाहिए, एम एल टी माइनस 2 हो गया, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, एल हो गया, टाइम का क्या हो गया, टी हो गया। ठीक है, तो t माइनस 2 एक और ऊपर पहुंचेगा तो t माइनस 3 हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर t माइनस 3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 46 पे आते हैं, इसमें कहा गया इन ऑल कोलिजन द टोटल डैश इज कंजर्व। तो कोलिजन में सारे कोई भी तरीके का कोलिजन होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी कंजर्व होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए एनर्जी नहीं कंजर्व होगी क्योंकि आपको पता होगा इलास्टिक कोलिजन में तो एनर्जी कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। लेकिन किसी भी तरीके का कोलिजन होता है उसमें लीनियर मोमेंटम जो होता है वो हमेशा कंजर्व होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। 47 क्वेश्चन में आते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ। तो ये किस में होता है, तो ये होता है इलास्टिक कोलिजन के केस में कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। 48 क्वेश्चन पे आते हैं, कोलिजन इन विच टू पार्टिकल्स मूव टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। अब देखिए कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद दोनों पार्टिकल साथ में मूव करने लग गए, तो ऐसे कोलिजन को कौन सा कोलिजन कहेंगे, तो इसको बोलेंगे कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। तो जब चिपक के चलते हैं, भी हमने इसका एक आपको क्वेश्चन भी करवाया था। 49 क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कहा गया द इंटरमीडिएट केस वेयर द डिफॉर्मेशन इज पार्शियली रिलीव्ड एंड सम ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। अब आपको जब पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी जब लॉस होती है तो ऐसे कोलिजन को क्या कहेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे। 50th क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कहा गया इफ द इनिशियल वेलोसिटीज एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी आर अलोंग द डैश स्ट्रेट लाइन देन इट इज कॉल्ड 1D कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन। तो देखिए जब सेम स्ट्रेट लाइन में होती हैं, दोनों बॉडीज जब होती हैं सेम स्ट्रेट लाइन में होंगी तब जो कोलिजन होगा उसको क्या बुलाएगा, हेड ऑन कोलिजन या 1D कोलिजन बोला जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। 51st क्वेश्चन है, इसमें कहा गया व्हेन टू, देखिए वही क्वेश्चन हो जाएगा तो इसको देखने से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ तक हम लोग ने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे MCQs हैं जो प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, आप प्लेलिस्ट से देख के अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।